ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं गद्य विधाओं के टॉपिक्स को लेकर। देखो, इसमें भी मेरा वही तरीका है कि ज़्यादा विस्तार से नहीं खींचना है। सेकंड ग्रेड, हालांकि इसकी 2-3 क्लासें होगी, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए थोड़ा विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये सारा मैटर जो आज लिख रखा है ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में अहम है। और साथ में सेकंड ग्रेड की दृष्टि से ये आज एक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये वेरी वेरी अहम है। समझ आ गई बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण सेकंड ग्रेड में जो मैं हमेशा बताता हूं कि यहां से प्रश्न आएगा, आज जो यहां पर लिखा हुआ है यहां से प्रश्न आएगा, मतलब आएगा ही आएगा। और वो करेंगे क्या? वो इसी तरह से देंगे, सचेतन कहानी, अकहानी, समकालीन कहानी, समानांतर कहानी, सहज कहानी, और इनके सामने एक एक इनके प्रवर्तक लिख देंगे और फिर कहेंगे कौन सा मिसमैच है, कौन सा असंगत है। तो 101% यहां से प्रश्न आता ही आता है। अब अगर एग्जामिनर आज की क्लास मेरी देख ले तो वो यहां से प्रश्न नहीं बनाए तो अलग मैटर है। नहीं, आज की जो क्लास है ये मैं जब गद्य विधाओं का नंबर आएगा तब मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, इसी क्लास को, एक क्लास को एज इट इज अपलोड करूंगा। ठीक है, कुछ तो उनको ये बताने के लिए कि मैं जो यूट्यूब वाली क्लास दे रहा हूं वो भी ऐसा नहीं कि भेदभाव कर रहा हूं। देखो, वो भी भेदभाव नहीं है, वो टॉपिक बता रहा हूं। वो ये यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड है तो थोड़ा सा विस्तार से चर्चाएं होती है, निश्चित रूप से थोड़ी विस्तृत क्लासेस हैं, तो उनको ये क्लास पूरी की पूरी एज इट इज अपलोड करेंगे। ध्यान से पढ़नी है क्लास, एक एक चीज दोबारा बाद में कंठ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है कहानी विधा। अब साहब, आप कहानी विधा शुरू कर रहे हो, पहले मैं आधुनिक गद्य विधाओं के बारे में बताऊं। क्यों बताऊं जब वहां से प्रश्न ही नहीं आता? आपको थ्योरी से मतलब क्या है? आप गद्य विधाओं को पढ़ना जब शुरू करोगे तो पहले पढ़ोगे, पहले गद्य किसमें, चंद छंद वर्णन की महिमा, वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो पढ़ते आए सारा, खड़ी बोली में पहले क्या लिखा गया ये, जबकि प्रश्न इतना अथाह साहित्य है कि उनके पास प्रश्न देने के लिए और भी जगह बहुत है, वो उन गद्य विधाओं में वहां उलझेंगे नहीं। प्रश्न कहां से बनते हैं उसी चीज पर फोकस किया हुआ है। सबसे पहले यहां 2-3 चीजें हम कहानी विधा के बारे में जरूर जान लेते हैं। भाई, कहानी को मुंशी प्रेमचंद ने गल्प कहकर पुकारा है। क्या कहा है? गल्प नहीं मैडम, गल्प, आधा ल है। गल्प कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? गल्प कहकर पुकारा है। परिभाषा क्या दी है उन्होंने? परिभाषा यह दी मुंशी प्रेमचंद ने कि कहानी जीवन के किसी एक, या सॉरी, कहानी नहीं कहा है बल्कि ये जो लिखा हुआ है गल्प का है, कि गल्प एक ऐसी रचना है, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक मनोभाव, जीवन के किसी एक मनोभाव का चित्रण होता है, वही रचना गल्प कहलाती है। गल्प यानी कहानी कहलाती है। हाँ सर, खींचो, दरवाजा खींचो। हाँ जी, ठीक है। एक सेट जाओ, एक यहां सेट हो जाओ। ये नए स्टूडेंट्स हैं आज और यूट्यूब के हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। आप यहां जाओ मैडम, आगे आप थोड़ा उधर हो जाओ मैडम, शिफ्ट हो जाया करो, है ना, शिफ्ट हो जाया करो। ये लो, आप आगे आ जाओ। थोड़ा सा इधर हो जाओ ताकि आपको दिखाई दे जाएगा। आप सही हो ताराचंद जी, आप सही हो। चलिए, थोड़ा कंजस्टेड है, स्टूडेंट आज कम है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो मैं बता रहा था कि उन्होंने कहा कि गल्प, हम कहानी विधा स्टार्ट कर रहे हैं। कहानी विधा में उन्होंने कहा कि गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक मनोभाव का चित्रण होता है। आप खुद देखिए, कहानी, कहानी क्या होती है? जीवन के किसी एक, जीवन का कोई एक परिच्छेद होता है। कहानी जीवन का कोई एक परिच्छेद होता है। वैसे हम जब उपन्यास पढ़ते हैं तो उसमें कई अंक होते हैं, कई परिदृश्य होते हैं, और जब एक अंक की बात होती है तो वो एकांकी हो जाती है। उसी तरह से कहानी भी क्या है? जीवन का कोई एक मनोभाव है, इसीलिए उनको गल्प कहकर पुकारा है। जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कहानी के बारे में क्या परिभाषा देते हैं कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। भाई, बात वही हुई ना, मनोभाव क्या है? सौंदर्य है। सौंदर्य का या सौंदर्य की झलक का चित्रण करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य उन्होंने माना है। वो कहते हैं कि गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के एक मनोभाव का चित्रण है। कौन कहता है? मुंशी प्रेमचंद कहता है।
और जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि सौंदर्य की झलक का चित्रण करना ही क्या है, कहानी है। तब हमारे जैनेन्द्र आते हैं। जैनेन्द्र की परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगती है। जैनेन्द्र क्या कहते हैं कि कहानी मानव मन की भूख है। कहानी क्या है, मानव मन की, मैं साबित करूंगा, देख लेना। कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। अब देखो मानव मन की भूख कैसे, मैं बताता हूं। संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है भाई? उसने कहा था। अमर कहानी है। मैंने लिख रखा है कहां, इधर लिख रखा है, हां। संसार की ऐसी कहानी जिसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को क्या कर दिया, अमर कर दिया। 3 ही कहानियां लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। कौन कौन सी लिखी थी? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, और उसने 3 कहानियां लिखी थी। लेकिन उसने कहा था, इस कहानी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को क्या कर दिया, अमर कर दिया। उस कहानी के आपके सिलेबस में भी लगती है 2nd ग्रेड में। उस कहानी के बारे में कहा जाता है कि एक बार अगर किसी ने उस कहानी को पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो वो भूख इतनी गजब जागृत होती है कि कोई भी पाठक उसे पूरे पढ़े बिना नहीं रह सकता। और अगर एक बार किसी ने उस कहानी को पूरा पढ़ लिया तो जिंदगी भर ये उसने कहा था जो सेंटेंस है उसके मस्तिष्क में छप जाता है। उसने कहा था, मतलब ये एक ऐसा शीर्षक था, कहते हैं ना शीर्षक बड़ा रोचक होना चाहिए। ऐसा शीर्षक था जो उसने कहा था, बोलते ही पूरी कहानी मस्तिष्क में दौड़ने लगती है। कब लिखी गई थी? 15 में लिखी गई थी। क्या शीर्षक, विषय वस्तु क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध को लेकर, जो वर्तमान के परिदृश्य में भी खरी उतरती है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, एक अमर कहानी। तो जैनेन्द्र कहता है कि कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। ये 3 एक परिभाषाएं हैं। उसके बाद जब कहानी विधाओं को बांटते हैं तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक काल की कहानियां, फिर आता है द्विवेदी युगीन कहानियां, फिर आता है प्रेमचंद युगीन कहानियां। तो प्रारंभिक काल की कहानियों में कुछ दम नहीं है, कारण कि वो कहानी तत्वों को पूर्ण रूप से, जो कहानी के तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं? कथा वस्तु, उसके बाद भटक जाओगे, सबसे पहले कथा वस्तु, उसके बाद क्या आता है? पात्र या चरित्र चित्रण, फिर क्या आता है? वातावरण आता है, फिर क्या आता है? संवाद आता है, फिर क्या आता है? भाषा शैली आता है, और फिर क्या आता है? उद्देश्य आता है। यही 6 तत्व हैं बस। तो इन पूरे तत्वों को वो कहानियां उन पर खरा नहीं उतरती थी। इसी कारण से उन सभी कहानियों, उन कहानियों को जो है वो प्रथम कहानी नहीं माना गया। वो जो प्रारंभिक काल की कहानियां थी, भी बताएंगे कौन कौन सी थी। फिर जब हम द्विवेदी युग में चलेंगे, आपको बता दूं, द्विवेदी युगीन एक पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, वहीं से कहानी लेखन का प्रारंभ होता है। और सरस्वती पत्रिका में ही हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती छपी थी। इंदुमती छपी थी। बाद में इस एक इंदुमती को शेक्सपियर का टेम्पेस्ट का अनुवाद कहकर एक विद्वान ने नकार दिया था। बोला नहीं, यह हिंदी की प्रथम कहानी नहीं है, यह तो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है। यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी राजेंद्र यादव ने। राजेंद्र यादव कौन? मन्नू भंडारी के हस्बैंड। वर्तमान में वो भी नहीं है और मन्नू भंडारी भी नहीं है, लेकिन ये बात कही थी राजेंद्र यादव। और उन्होंने कहा था टेम्पेस्ट का अनुवाद है ये इंदुमती। तो अगर वास्तव में प्रथम मौलिक कहानी किसी को कहा जाना चाहिए तो वो किसको कहा जाना चाहिए? उसने कहा था को प्रथम मौलिक कहानी। प्रथम मौलिक कहानी किसने कहा था? यह है अपने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। और इसे प्रथम मौलिक कहानी किसने माना था? राजेंद्र यादव ने कहा था कि यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है, इंदुमती नहीं है, क्योंकि वो तो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती है और हमें हाथों हाथ याद हो जाए। और इसीलिए मैंने कहा चलो एक आध ऑफलाइन जो क्लास है उसका वीडियो यूट्यूब पे भी देते हैं,
क्योंकि सब टीचर्स देते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन जो मार्गदर्शन है उसको मिलना चाहिए भी, और पता लगना चाहिए यूट्यूब वालों को कि भेदभाव नहीं है, पढ़ाने का अंदाज वही है। कुछ कहते हैं सर डेमो दो मुझे, तब आपकी क्लास लेंगे। भाई 200 वीडियो यूट्यूब पे डाल दी, अब भी डेमो बाकी रह गया क्या? पढ़ाने का तरीका तो वही है। क्योंकि ऑफलाइन में एक हमारी मतलब आपस में कम्युनिकेशन बढ़िया होता है, तो थोड़ा सा चर्चा हो जाती है, तो क्लास में आनंद आता है। बाकी आत्मसात हाथों हाथों वो तो है क्लास बेस्ट, वरना हजारों बार पढ़ लो कोई आनंद की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्लास के मेन पार्ट की ओर, जहां से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले कहानी को लेकर कुछ आंदोलन चले थे, जैसे हमने पढ़ा था नई कविता को लेकर कुछ आंदोलन चले थे कि नहीं चले थे? आपको याद है कुछ? ताजी कविता आंदोलन, सहज कविता, सहज थी क्या पहले बताओ? रविंद्र भ्रमर, रविंद्र, हाँ याद है ना। वहां से एक प्रश्न सेकंड ग्रेड में पक्का आएगा, और यहां से एक प्रश्न पक्का आएगा, भूल मत जाना, यहां से भी पक्का आएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही आंदोलन, सबसे पहले आंदोलन चला था सचेतन कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी आंदोलन। वैसे मैं लिख के नहीं रखता, आज काफी दिनों के बाद आपकी पहली क्लास है, तो थोड़ा सा रूपरेखा एक गद्य विधाओं में चल रहे हैं। हम इतना दिन पद्य पढ़ते पढ़ते बोर भी हो गए, टेस्ट देते तो कुछ ज्यादा ही बोर हो गए, है ना। सचेतन कहानी आंदोलन यह है महीप सिंह का। किसका है? सचेतन कहानी आंदोलन चलाया था। आप इसको याद रखना, देखो चेतन, मही, मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। मही, प से पालनहार कह सकते हैं, मही का पालनहार महीप होता है। और आपको पालनहार बनना है तो सबसे पहले खुद को क्या रहना पड़ेगा? चेतन रहना पड़ेगा, तभी आप किसी का पालन कर सकते हो। महीप, ये बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं लेकिन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। महीप, क्यों बोर्ड पर जब देखते हैं तो लगता है अरे याद हो जाएगा, ये तो याद नहीं होता है, बाद में भूल जाते हैं। महीप, आपको अगर अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो आपको चेतन रहना होगा, चेतन नहीं रहोगे तो वो आपको अचेतन कर देंगे, ठीक है। हाँ नहीं, महिलाओं को भी रहना पड़ता है, बच्चों को शाम को भूख लग गई, अगर खाना टाइम पे नहीं मिला तो आपको अचेतन कर देंगे। तो सचेतन कहानी महीप सिंह का आंदोलन है। अकहानी, यह आंदोलन चलाया था, कौन सी कहानी प्रसिद्ध है, सिलेबस में हमारे लगती है, परिंदे, खतरनाक कहानी है। सेकंड ग्रेड की चारों कहानियां एक से बढ़कर एक है। राजेंद्र यादव की कौन सी कहानी है? जहां लक्ष्मी कैद है, शानदार कहानी है। चौथी कौन सी रह गई? या तीन ही है? जहां लक्ष्मी कैद है, उसने कहा था परिंदे, और एक वो तो नाटक है। तीन ही लग रहा है मुझे कहानी, एक कहानी और है, एक और जिंदगी, एक और जिंदगी। आपने कहा एक और है, तब मुझे याद आ गया, एक और जिंदगी, मोहन राकेश की बड़ी अच्छी कहानी है। उसका सबसे अच्छी लाइन मुझे वही लगती है कि हमारे पास ये जिंदगी जीने के लिए भी यही है और आजमाने के लिए भी यही है। हमारे पास जिंदगी जीने के लिए भी यही है और पेपर देने के लिए भी यही है। जल्दी से पेपर देके फ्री हो और इसको जियो, नौकरी लग के फ्री हो, पूरी जिंदगी नौकरी तैयार नहीं करनी। आगे चलिए, कहानी है निर्मल वर्मा। पूरी जिंदगी पेपर थोड़ी देते रहेंगे, पढ़ते रहना है, पेपर नहीं देना। समझ आई? पढ़ना अलग चीज है, पेपर देना अलग चीज है। पढ़ने के कितने उपन्यास पढ़े हैं, कितने एकांकी नाटक पढ़े हैं, हमें सारे के सारे क्या करने हैं? पढ़ने हैं, तब हमें कुछ नया ज्ञान प्राप्त होगा। कैसा ज्ञानी बनना है, को नहीं, नौकरी लगा होता है। समकालीन कहानी आंदोलन, समकालीन किसका है? इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए गंगा तात्कालीन भी थी, समकालीन भी है, और आधुनिक आगे भी ये भविष्यकालीन भी रहेगी। गंगा न कभी मिटी थी, न मिटी है और न मिटेगी, क्योंकि कुल में एक भागीरथ जन्म्यो, है ना। तो वही बात है, भगीरथ द्वारा जो गंगा धरती पे लाई गई वो तब भी थी, आज भी है, और काल हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगी। समकालीन गंगा प्रसाद विमल, और विमल यानी शुद्ध, शुद्ध से भी शुद्ध जो है क्या है, और गंगा से शुद्ध और कौन है? गंगा विमल, गंगा प्रसाद विमल। समकालीन कहानी निर्मल वर्मा। समानांतर कहानी कमलेश्वर, समानांतर
कमलेश्वर, तर वर, तर वर, और कहीं नहीं आता है, यहीं आता है। कमलेश्वर ने सोच के नाम रखा था कि आने वाली पीढ़ी को याद हो जाऊं। तर वर, समानांतर वर, वर कौन? कमलेश्वर, समानांतर कमलेश्वर। अब आ गया सहज, वहां सहज कविता था, यहां सहज कहानी है। बिल्कुल, देखो कई बार सर वो सहज से मुझे तो रविंद्र भ्रमर याद है, अरे कंफ्यूज हो गया, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख दिए, तूने सेट ही नहीं किया ढंग से। सहज कविता अलग था, वो सहजता से भ्रमर निवास करता है फूलों पर, वो रविंद्र भ्रमर सहज कविता आंदोलन चलाता है, ये कहानी आंदोलन चल रहा है। सहज कहानी आंदोलन, अमृत, अमृत जो होता है वो किसी को सहज ही नहीं मिल जाता, प्रयास करना पड़ता है ना। राहु केतु ने प्रयास किया था, एक गर्दन उड़ा ली थी, उड़ाई थी कि नहीं उड़ाई थी, जबरदस्ती लेने का प्रयास किया था। सहज अमृत कभी नहीं मिलता है। सहज कहानी आंदोलन किसका है? अमृत राय का है। सहज कहानी आंदोलन अमृत राय का। सहज अमृत, सहज अमृत, सहज भ्रमर, सहज भ्रमर अलग है, सहज अमृत अलग है। लेकिन डॉक्टर सुशील का नाम भी आता है सहज कविता, क्योंकि ये पुनः प्रतिष्ठात्मक थे। कई बार के सर ये कुछ किताबों में ये दे रखा है, कुछ किताबों में ये इसलिए आता है क्योंकि इस सहज कहानी आंदोलन के बीच में काफी गैप आ गया। इसे दोबारा प्रतिष्ठापित करने का कार्य किसने किया था? डॉक्टर सुशील। जो व्यक्ति सुशील होते हैं वो दोबारा से क्या करते हैं? अमृत पीने का प्रयास करते हैं सहजता से। सहज कहानी आंदोलन, अमृत राय और डॉक्टर सुशील, पुनः प्रतिष्ठापक। आगे चलते हैं। सक्रिय राकेश वत्स, सक्रिय रहा था वत्स, सक्रिय रहा था राकेश वत्स। आप देखिए रात्रि को, जैसे ही रात्रि होती है एकमात्र चंद्रमा जो है वही सक्रिय रहता है, और अगर चंद्रमा सक्रिय रहता है तो हम सब भी क्या रहते हैं? रात्रि में सक्रिय रहते हैं। अमावस की रात को डर बड़ा लगता है। कल थी अमावस, थी ना? हाँ, राकेश वत्स ये सक्रिय रहने वाला व्यक्ति है कहानी में। अब सोचो, हम न केवल हमें ये याद हुआ कि किस कहानी का प्रवर्तक कौन है, बल्कि कहानियों, सबसे पहला सचेतन, चेतन रहना है तो दिमाग में आना चाहिए महीप। उसके बाद कहानी आते ही दिमाग में आना चाहिए निर्मल वर्मा। समकालीन गंगा प्रसाद विमल, सहज अमृत राय और सुशील, समानांतर वर, तर वर, समानांतर कमलेश्वर। सक्रिय तो रहा था चंद्रमा, राकेश रहा था सक्रिय, तो राकेश वत्स। अब कहते सर आपने 5 लाइन में इतना टाइम लगा दिया। अरे 5 लाइन में टाइम लगाया हुआ एग्जाम में बड़ा काम आएगा, और गारंटेड बोल रहा हूं, चाहे सेकंड ग्रेड का हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, एक जगह ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ये लिख के ले लेना, ये एक जगह, दोनों पेपर में, एक में या दोनों में भी आ जाए, ये प्रश्न आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं कहानी। जैसा कि मैंने रूपरेखा आपको बताई कि कहानी जो विधा है, कहानी जो विधा है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट प्रारंभिक, फिर द्विवेदी युगीन जो 1900 से 1916 तक चलता है, वो द्विवेदी युगीन कहानियां, और फिर उसके बाद जो लिखी गई थी उसमें है प्रेमचंद युगीन। प्रेमचंद वाले में प्रेमचंद भी आ जाएंगे, जयशंकर प्रसाद भी आ जाएंगे, वो सारा उस युग के दौरान चलेगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रारंभिक काल की कहानी, यहां पे आता हूं मैं एक बार सीधा ही, ठीक है। प्रारंभिक काल की कहानियों में सिर्फ 2 ही कहानियों का नाम आता है। कौन सी? एक तो रानी का केतकी की कहानी, जिसे उदय भान चरित नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उदय भान चरित नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। कब लिखी गई थी? 1800, क्योंकि हमने बात की थी केतली 3 किलो की थी। केतली कितने किलो की थी? 3 किलो की थी, तो 1803 की रचना है ये। इसको उदय भान चरित का, इसे सैयद इंसा अल्लाह खां, इसके लेखक कौन है? सैयद इंसा अल्लाह खां, सैयद इंसा अल्लाह खां इसके लेखक माने जाते हैं। दूसरी कहानी है राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये 2 कहानियां प्रारंभिक काल की कहानियों में इनको शामिल किया जाता है, किंतु इन्हें कहानियां नहीं कहा जाता। देखिए एक बात बता दूं, कहानी विधा जो है उसका प्रारंभ ऋग्वेद से हो चुका है। ये अलग रूपों में धीरे धीरे घूमते हुए, आपको बताऊं ऋग्वेद में जब हम देखते हैं यम यमी संवाद, है ना, वो नचिकेता संवाद, इस प्रकार के कहानियों के नाम तब इस प्रकार से थे। बाद में जब उपनिषद वगैरह आए, वेद वगैरह आए, तब पंचतंत्र की कहानियां इस टाइप से वो चली थी।
ठीक है। उसके बाद से हम और आगे आते हैं तो आपने देखा होगा जो सूफी काव्य धारा चली थी उसमें वो सूफी काव्य क्या है, कथाएं ही तो है, वो कथाओं का पद्य रूप चलता है, तो कहानी तो चलते हुए आ रही थी। अब कहानी जो है वो एक नया रूप ले रही थी, खड़ी बोली गद्य में आ रही थी। तो अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब मुंशी प्रेमचंद मैदान में आए ना तब कहानियों को क्या है शतक लगाया। हालांकि उससे पहले शतक लगाने वाले वो एक और है जिसने 300 कहानियां लिखी थी, क्या नाम है भूल गया, याद आ जाएगी 2 मिनट। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद जब मार्केट में आते हैं, कहानी विधा के मैदान में उतरते हैं, तब इन्होंने 300 कहानियां लिखी थी। 300 कहानियों में आपको पता है कि 3 प्रकार की कहानियां लिखी थी। इनकी प्रारंभिक जो कहानियां थी उसको कहा जाता है आदर्शोन्मुख कहानियां। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहानियां लिखी वो यथार्थवाद, आदर्शवाद से ये यथार्थवाद में प्रवेश कर जाते हैं, तो यथार्थवादी कहानियां। तीसरा पैटर्न इनका होता है जो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां। 3 प्रकार की कहानियां, तीनों में कौन कौन सी शामिल होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि ठाकुर का कुआं किसमें शामिल है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। ठीक है, ये डिवाइडेशन ऐसा है, खतरनाक है कि हम कैसे करें, लेकिन क्लास इस बोर्ड के बाद में मैं आपको करके बता दूंगा। 3 ट्रिक बताऊंगा, 3 ट्रिकों में तीनों कहानियां अलग अलग। फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। 3 ट्रिक में जो कहानियां आएगी लगभग 30 कहानियां 40 कहानियां आ जाएगी उसमें। उनमें से आपको पहले एक ट्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ आदर्शवादी कहानियों की है, दूसरी यथार्थवादी कहानियों की, तीसरी आदर्शोन्मुख। अब जैसे नमक का दरोगा आती है वो इन तीनों में ही शामिल नहीं है, नमक का दरोगा इन तीनों में ही शामिल नहीं है, वो अन्य कहानियों में रखी जाती है। मुंशी प्रेमचंद की जो अन्य कहानियां है ना उनमें रखी जाती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक काल की कहानियों में रानी केतकी की कहानी और राजा भोज का सपना, ये कहानियां छपी थी, लेकिन इनमें कहानी के तत्वों की कमी होने के कारण इनको कहानी विधा में शामिल नहीं किया जाता। अब उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले द्विवेदी युगिन का में, यहां से जो विशेष लिख रखा है यहां से शुरू होता है। यह कहता है कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी किसको शामिल किया जाए। पहला प्रश्न आता है कि हिंदी की सबसे पहली कहानी किसे माना जाए, तो वो आती है इंदुमती। 1900 में लिखे, पूरा 1900। द्विवेदी युग स्टार्ट कब से होता है? 1900 से या 1903 से? सरस्वती पत्रिका 3 से नहीं, वो भी 1900 ही। 3 से महावीर प्रसाद द्विवेदी। कंफ्यूज तो मैं कहीं पर भी कर सकता हूं, और झूठो अंगारो थे। हाँ, फ्लो में चलो, फ्लो में चलते हैं स्टूडेंट, झूठ हाँ बुलवा दे तो बोल देते हैं। ठीक है, 1900 से 1916 का काल है, वो द्विवेदी युगीन कहानियों का काल है। इंदुमती पूरे 1900 में आई थी, किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, लेकिन आधुनिक शोध जो हुए, आधुनिक स्रोतों के अनुसार खोज हुई कि क्या वास्तव में इंदुमती को पहली कहानी कहा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जब शोध हुए और आधुनिक स्रोत जब देखने को मिले, तब सबसे पहले आधुनिक स्रोतों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कहा गया एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में किसने लिखी थी? माधवराव सप्रे। माधवराव सफरा। बोला खेत में सफरा छिड़का, एक टोकरी भर सफरा छिड़का। एक टोकरी भर मिट्टी नहीं थी, एक टोकरी भर सफरो, और इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना गया। हिंदी की प्रथम कहानी कहा गया एक टोकरी भर सफरो। सफरे से मुझे याद आया, मैं हमेशा जैसे बोलता हूं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। हमारे स्कूल का 11th का बच्चा सफरा जो जहर होता है वो खा लिया, सिर्फ मोबाइल की वजह से। मोबाइल लेके आया, पिताजी ने डांटा, सहन शक्ति देखो बच्चों की, और जाके खेत में 300 ग्राम, और फिर भी लाइन वगैरह चेंज करने लग गया खेत में, जो पाइपलाइन वगैरह। बाद में जब मुंह से झाग निकलने लगे तब पता चला, तब पिताजी ने एक बार और पीटा गुस्से में आके, क्योंकि दिख गया कि ये तो अब खूब लेकर दौड़े। 4 दिन जिंदा रहा, डॉक्टर्स ने शरीर में खूब छेद कर दिए, लेकिन जहर, इतना जहर सिर्फ मोबाइल के कारण। ये कितनी गंदी लत है। 4-5 दिन पहले घटना है, 11वीं के बच्चे की यह सहन शक्ति है, जबकि वो काम धंधा करने वाला बच्चा था। ये मत लगाओ लत, फायदे में रहोगे।
बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो मोबाइल से जितना हो सके बस पढ़ने के लिए दो, तो गार्जियन को पास बैठना चाहिए, पढ़ा, हाँ मोबाइल दे दे, बजाय इसके बढ़िया बढ़िया क्योंकि बच्चे क्यों जाते हैं मोबाइल की ओर, क्योंकि हमारे पास कहानियों की किताबें नहीं है घर में आजकल। पहले आदर्श कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, इतनी कहानियों की बुक्स हुआ करती थी, चुटकुलों की बुक्स हुआ करती थी 5-5 रुपए वाली, वो आजकल धीरे धीरे हमने फेंक दी रद्दी में। चाचा चौधरी, अक्सर वो बच्चे खराब नहीं होते थे, ठीक है, बच्चों को अब देख लीजिए, आज की घटना है, वो बच्चे हम थे, हुआ सवेरा मुर्गा बोला कुकड़ू को, है ना। तो ये टोकरी भर मिट्टी और सफरे से मुझे याद आया, एक टोकरी भर सफरे, तो मोबाइल वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, पाकिस्तान नहीं है, मोबाइल है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901, माधवराव सफरे। अब आपको दिमाग में रहेगा, क्या रहेगा कि साहब पहली हिंदी की कहानी इंदुमती है, लेकिन आधुनिक स्रोतों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी, याद रखना दोनों कहानियां पेपर में कभी एक साथ नहीं पूछेंगे, ऑप्शन अगर आएगा तो या तो ये नहीं होगा या, अगर दोनों होती है तो लैंग्वेज अंतर होगी, अगर वो आधुनिक स्रोत लगा दे तो याद रखना भले इंदुमती है तो साइड में रख देना, आपको कौन सी करनी है। अगर वो सीधा पूछ ले दोनों साथ में देकर कि हिंदी की प्रथम कहानी, तो प्रश्न होगा डिलीट। क्यों होगा, क्योंकि आपने भाई प्रथम कहानी पूछा तो आधुनिक स्रोत हो गया, तो क्या हो गया, प्रथम कहानी आपने इसको मतलब इसको मान लिया, तो ऐसा प्रश्न कभी वो नहीं देंगे। लेकिन हमें दोनों बातें याद, दोनों देखकर कभी नहीं पूछेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, ऐसी कंडीशन पे प्रश्न डिलीट होगा। क्यों होगा उसका कारण मैं यहां बता दूंगा, प्रथम कहानी प्रथम कहानी प्रथम कहानी प्रथम कहानी, बात समझ गए ना, तो मैं यहां बता दूंगा कि क्यों होगा। तो पहली कहानी कौन सी, इंदुमती, और वैसे आधुनिक स्रोतों के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी 1901, माधवराव। अब आती है राजेंद्र यादव की बात। राजेंद्र यादव कहते हैं कि इंदुमती शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का हिंदी अनुवाद है, इस कारण से इसको प्रथम कहानी न मानकर उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी को, 1915 में जो रचित कहानी है उसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाए, प्रथम मौलिक कहानी माना जाए। देखो इन्होंने शब्द क्या लगाया, मौलिक। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि भले ही एक टोकरी भर मिट्टी हो, भले ही इंदुमती हो, ये मौलिक नहीं थी, कहीं ना कहीं से कॉपी की गई थी, चाहे संस्कृत से की गई हो चाहे कहीं से, मौलिक कहकर उन्होंने एक नाम दे दिया। अब मान लो ये तीनों कहानियां ऑप्शन में हो और आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, अब कौन सी है, उसने कहा था ही मानोगे आप, ठीक है ना, क्योंकि ये शब्द और किसी के आगे नहीं लगा। देखो प्रश्न की लैंग्वेज को समझना होता है, मैं जो पढ़ा रहा हूं या जो भी अच्छे टीचर्स जो पढ़ाते हैं पेपर में तो वही आता है सारा, बात क्या होती है एग्जामिनर सिर्फ ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए हम लैंग्वेज को ढंग से पढ़ें तो उत्तर निकाल लेंगे। अब यहां पे आते हैं, ये तो बात है प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, उसने कहा था, प्रथम मौलिक कहानी उसने कहा था। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, वैज्ञानिक चंद्रलोक की यात्रा पर निकले है ना, कितनी गजब कहानी लिखी, चंद्रलोक की यात्रा। वैज्ञानिक कहां निकले हैं, चंद्रलोक की यात्रा पर निकले हैं, तो यह प्रथम वैज्ञानिक कहानी है जो चंद्रलोक पर जाकर ही लिखी गई थी, प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक कहानी वृंदावन लाल वर्मा, ये तो वैसे याद है क्योंकि ये वृंदावन लाल वर्मा नाम ही अपने आप में एक ऐसा नाम है, वृंदावन जो है ये क्या नाम है, वृंदावन। देखिए वृंदावन कृष्ण की नगरी है और वृंदावन तो ऐतिहासिक है ही, तो वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक है। आज सविता जोशी मैडम नहीं है शायद, हाँ, वृंदावन लाल वर्मा प्रथम ऐतिहासिक कहानी परंपरा, कहानी लिखने वाले भी जैसे गिरी, प्रथम ऐतिहासिक कहानी राखी बंद भाई किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा की। भाई ऐतिहासिक परंपरा के जनक ही हैं तो फिर प्रथम ऐतिहासिक कहानी भी तो ये लिखेंगे कि कौन लिखेगा, राखी बंद भाई लिखी है, किसने लिखी है, वृंदावन लाल वर्मा। ध्यान से दे लेना, मैं लास्ट में पूछूंगा ये मिटा कर आपसे सबसे, ठीक है भाई। अपनी क्लासेस इसीलिए तो अभी मतलब चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि बराबर हाथों हाथ याद करवाया जाता है, क्योंकि फोन आते ही आप में से कई चर्चाएं भी करते हैं बाहर जाकर
कि हाथों हाथ याद करवाते हैं। हर कुएं में भांग घुली है, किसकी बाल्टी दूध से धुली है, इतना ही कहने की जरूरत पड़ती है। चलिए, श्री राम शिकारी जीवन पर लिखने वाले लेखक थे। श्री राम, ये भी एक अच्छा है, मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर कहानी लिखने वाले लेखक। अच्छी चीज आती है ना, प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के लायक चीज है ये, कि मुस्लिम पात्रों को हमेशा केंद्र में रखकर लिखने वाले एक तो व्यक्ति कौन है? प्रेमचंद। पहला तो कौन है? प्रेमचंद। लिखा था, कौन कौन से लिखे थे? ईदगाह, एक याद आ रही है, और एक याद है, क्यों वो हमीद चिमटोले उड़े घूमे दिमाग में, है ना? अभी मैं बताऊंगा कहानियां, तब आपको वहां सर इसमें भी तो मुस्लिम पात्र है। दूसरा यशपाल, एक और है, एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये बताने में मुझे बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं लग रही। एक मेरे ख्याल से या तो धर्मवीर भारती है या कोई और, एक और है अपने। मैं तो एक आदत है ना, जब याद नहीं, तुक्का मारना छोड़ दिया। तो इस प्रॉपर याद करेंगे, क्यों तुक्के से वो सेट हो जाएगा माइंड में। अभी अगर कोशिश की ना, नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कल देख लेंगे। ये दो तो फाइनल है, प्रेमचंद और यशपाल। अब देखो प्रश्न यहां से कैसे निकलता है, वो तीसरा और बता दूंगा मैं आपको, सोच के देखिए प्रश्न बनाने वाला कैसे बना ले, कि मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर कहानी लिखने वाले कहानीकारों में निम्न में से कौन सा कहानीकार शामिल नहीं है? तीन तो हैं, चौथा एक कोई जैनेन्द्र दे दे, प्रसाद दे दे, ऐसा कुछ दे दे, तो वो चौथा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहां से एक प्रश्न, ये भी हालांकि आज तक नोट्स में कभी शामिल नहीं किया था इस लाइन को, लेकिन इस बार इसको नोट्स में अपडेट किया। अपडेट भी इसलिए किया है ताकि हर बार नोट्स अपडेट होंगे ना, तो बेकार चीजें निकलती जाएगी और सिर्फ सार गर्भित नोट्स होंगे, कि कोई भी एक लाइन नहीं छोड़ सके। जो जितना मेरे नोट्स में उतना सारा रटना ही रटना है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब बात आते हैं, उसके बाद देखिए और लिखी गई थी, ये जो हम बात कर रहे हैं द्विवेदी योगीन कहानियां, मैं नोट्स जो हैं वो आपको दूंगा, आज जानबूझ के नहीं दे रहा हूं, सारे तैयार हैं, ठीक है। और व्याकरण के नोट्स भी आपके प्रिंट करवा लिए, वो भी 5 टॉपिक के नोट्स तैयार हैं। इतने मैंने कहा पेज ज़्यादा हो रहे थे, तो उनको अब टाइप करवा लिया, इन छुट्टियों में फ़ायदा ये उठाया, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आगे देखें, मुंशी प्रेमचंद, ये हैं प्रेमचंद युगीन कहानीकार और अपने समय के श्रेष्ठ कहानीकार। इन्हें क्या कहा जाता है? कहानी सम्राट कहा जाता है, कहानी सम्राट कहा जाता है। सबसे ज्यादा यही दिक्कत आती है, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनकी प्रथम कहानी को लेकर बड़ी दिक्कत चलती है कि सर उस किताब में ये है, उस किताब में ये है, उस किताब में। तो आज की क्लास में मैंने सारा क्लियर ही कर दिया कि कौन सी कहानी किसी भी किताब में कुछ भी हो, ये जो लिखा हुआ है एकदम सही ढंग से लिखा हुआ है। इनकी प्रथम कहानी जो है वो ये मानी जाती है, संसार के अनमोल रत्न। ये इनकी, क्योंकि ये संसार में एक अनमोल रत्न, ये कहानी विधा के अंदर अनमोल रत्न थे, इसीलिए इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? संसार का अनमोल रत्न, है कि नहीं है? लेकिन दिक्कत क्या आती है, ये कहानी उर्दू में थी, ये कहानी, इसको याद करने का एक तरीका और है, ये जो कहानी थी ना वो जमाना पत्रिका में छपी थी। किस में छपी थी? जमाना पत्रिका में छपी थी, उर्दू में छपी थी, उर्दू में लिखी गई कहानी थी, जमाना पत्रिका में छपी थी। इस कारण से इस संसार के अनमोल रत्न को, कहानी को मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी माना जाता है। अब कुछ किताबों में सौत, जो सौतन है, कुछ किताबें जो है, कुछ किताबों में जो सौत कहानी है उसको मुंशी प्रेमचंद की कहानी माना जाता है, जबकि प्रथम कहानी संसार का अनमोल रत्न उर्दू वाली है। तो अब प्रथम कहानी सौत माना किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने माना। सर उस किताब में ये दिया हुआ है, उस किताब में ये दिया हुआ है, नहीं, ये गलत है। आप निश्चिंत रहे, प्रथम कहानी अगर आया कि डॉक्टर नगेंद्र ने किसको प्रथम कहानी माना है, तब किसको माना है? सौत को।
कब लिखी गई थी? 15 में उसने कहा था लिखी गई थी, है ना। सन को मैच करते हुए चलना, क्योंकि अब जो कहानी आ रही है सारी कहानियों का सन याद नहीं रख सकते आप। असंभव चीज है, कोशिश भी मत करना। असंभव है, कोशिश भी मत करना। आप कोई कहता है सर नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, किताबों में चौको लगा वो लिखो सेंटेंस। साहित्य पढ़ रहे हो, 300 कहानियों के सन याद नहीं कर सकते आप। बात समझ रहे हो? 300 कहानियों के सन याद नहीं कर सकते, और 300 ही थोड़ी है, टोटल 1000 कहानियां याद होगी हमें। 1000 मायने रखती है अपने आप में। लेकिन आपको मैं यूं कहूं कि 1000 कहानियां बोल के बताओ, कोई नहीं बोल सकता। 100 से बाद में लिमिट आ जाएगी। तो इसलिए सौत कहानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी जाती है। पंच परमेश्वर को भी कुछ विद्वान जो है प्रथम कहानी मानते हैं, लेकिन वो मानने वाले कौन है? GCG, गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं कि पंच परमेश्वर इनकी प्रथम कहानी है। किताबों में आता है ना पंच परमेश्वर प्रेमचंद की प्रथम कहानी, लेकिन हमने कभी यह नहीं देखा कि साहब ये सर्वमान्य रूप से नहीं है, ये गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार है। भाई उसने ये पूछा क्या कि हिंदी में लिखित प्रथम कहानी कौन सी, पूछा क्या? नहीं, उसने क्या पूछा? प्रथम कहानी। तो प्रथम कहानी कौन सी है? चाहे वो उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, किसी भी भाषा में लिखे, उसने प्रथम पूछा ना। प्रथम तो यही है। नगेंद्र के अनुसार कौन सी है? नगेंद्र की एक सौतन थी, नगेंद्र की एक सौतन थी, सौत, ध्यान रखें। गणपति चंद्रगुप्त, गणेश भगवान के 5 परमेश्वर, गणपति चंद्रगुप्त पंच परमेश्वर, गणपति चंद्रगुप्त पंच परमेश्वर। और प्रथम कहानी वैसे संसार का अनमोल रत्न जमाना पत्रिका में ये छपी थी। फिर आता है इनका प्रथम, अच्छा हाँ, फिर आती है प्रेमचंद नाम से प्रथम कहानी कौन सी है? मतलब आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी प्रेमचंद वाले कहीं पर भी। प्रथम कहानी कौन सी है, लेकिन किस नाम से? क्यों? क्योंकि देखिए पहले इसको जानने से पहले हम नीचे वाले टॉपिक पे जाते हैं। इनका प्रथम कहानी संग्रह था सोजे वतन, 1907 उर्दू में लिखा गया था। 1907 में सोजे, सात में सोजे वतन, सात में सोजे वतन, सात में सोजे वतन लिखा गया था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसको जब्त कर लिया था। तब तक ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय, नवाब राय नाम से लिखते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, अपना नाम ही क्या कर दिया, बदलकर प्रेमचंद रख लिया। और प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी, प्रेमचंद नाम पर इनको इतनी ममता आई कि इन्होंने आजीवन फिर किस नाम से लिखा? प्रेमचंद। ये कहानी 1908 में। अब देखो, अब ये, हाँ, धनपत राय श्रीवास्तव, हाँ मूल नाम। तो अब देखिए ममता 1908 में, ये 1915 में। संसार का अनमोल रत्न तो उर्दू में थी तो 1907 के आसपास की है। 6 है क्या? 6-7 आसपास की है ना। अभी नोट्स में और सन लिखे हुए, मैंने सन आज यहाँ लिखे ही नहीं, उस साइड भी नहीं लिखे किसी का भी। अब देखो इसका मतलब तो ये 7, बस यही आसपास है, क्योंकि इसके इनकी स्टार्टिंग की 7-8 में ही है। ठीक है, अब देखिए ये 1908 है ममता, इधर ये 15 है, कोई 15 वाली मान रहा है, कोई 16, ये 16 में शायद पंच परमेश्वर। ठीक है, कोई कब मान रहा है, हमें इसमें उलझना ही नहीं है। हमें तो सीधा ध्यान रखना है नगेंद्र ने कौन सी कहा, गणपति चंद्रगुप्त ने कौन सी कहा। वैसे प्रथम कहानी कौन सी है? संसार का। प्रेमचंद नाम से कौन सी है? प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? सोजे वतन। कौन सा है? सोजे वतन। साथ में लिखा गया था, उर्दू में लिखा गया था, अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। बस बात ही खत्म। हमें क्यों उलझना है? हमें बिल्कुल भी नहीं उलझना है। समझ आई बात? अब इसमें ये कहानी विधा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी एक रूपरेखा है। उसकी एक क्या है? रूपरेखा है। मिटा दूं इसको? फोटो तो मुझे पता है आप लोगों ने आते ही खींच ली होगी, है ना, ये पक्की बात है। ग्रुप में डाल देना फोटो, खींच रखी है बेटा, खींच ली, ग्रुप में डाल देंगे। उसमें कौन सी लिखनी? चलिए मिटा देते हैं। अब देखो, आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में पहले थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको लिखना है,
चाहे आपके पास जो पेज है ना, एक बार लिखना है, एक बार आपको लिखना है, क्योंकि याद हो गया तो तुरंत महाकल्याण है। देखो, सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की जो आदर्शवादी कहानियां हैं, ध्यान रखें मैंने नोट्स कल देने हैं आपको, और सिस्टमेटिक ढंग से हम कहानी विधा पढ़ते चलेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हमने एक क्लास के क्या खाका तैयार किया, कहानी विधा थोड़ा माइंड होता है ना उसके अनुसार सेट करने की कोशिश की। आदर्शवादी, यथार्थवादी और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, ये चीज जो बताने जा रहा हूं ये फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में इतनी डीपली चीज नहीं पूछते हैं। देखो, सौत का परमेश्वर नहीं सुननी अभी फिलहाल। सौत का परमेश्वर सज्जनता का दंड पाकर न्याय के लिए दुर्गा के मंदिर गया। दुर्गा के मंदिर गया। दुर्गा के मंदिर जाकर, यूं करते हैं, जाकर आत्मा का बलिदान किया। दोबारा बोल देता हूं मैं, सौत का परमेश्वर सज्जनता का दंड पाकर, सौत का परमेश्वर सज्जनता का दंड पाकर न्याय, ईश्वरीय न्याय, न्याय से पूरी कहानी का नाम क्या है, ईश्वरीय न्याय प्राप्त करने के लिए दुर्गा मंदिर गया और वहां जाकर इसने आत्मा का बलिदान किया। आत्मा से है आत्माराम, न्याय से है ईश्वरीय न्याय, और परमेश्वर से है पंच परमेश्वर और सज्जनता का दंड। तो ये जो कहानियां हैं ये आदर्शवादी कहानियां। अब फर्स्ट ग्रेड में मान लो एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि साहब मुंशी प्रेमचंद की कौन सी कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी नहीं है या केवल यथार्थवादी है, तब बड़ी दिक्कत होती है। फिर हम अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं मगर वो दौड़ नहीं पाते हैं। वो दौड़ कहां दौड़ेंगे, क्योंकि पहले कुछ पढ़ा हुआ हो तब दौड़ेंगे ना। अब पढ़ा हुआ है ट्रिक, तब आपके दिमाग में आएगा कि हां, सौत का परमेश्वर सज्जनता का दंड पाकर न्याय के लिए दुर्गा के मंदिर में गया और वहां आत्मा का बलिदान किया। यही इनकी प्रमुख आदर्शवादी कहानियां। बात खत्म। आत्माराम, आत्माराम, मेरी राइटिंग इतनी साफ है नजर लग जाती है कई बार। वास्तव में सही मैडम, देखो इसमें बुरा नहीं मानना मुझे, आपको नहीं मुझे, क्योंकि मेरी राइटिंग वास्तव में इतनी साफ है कि कई बार क्या होता है नजर लग जाती है। और वो पहले जैसे अजय देवगन कहता है ना, पहले मैं गोरा था बाद में नजर लग गई मैं काला हो गया, वैसे ही पहले मेरी राइटिंग अच्छी थी बाद में नजर लग गई और राइटिंग खराब हो गई। पर इतना जानता हूं कि राइटिंग कितनी भी खराब हो, लेकिन जो बोर्ड पे लिखा दिया, नहीं मेरे बोलने देते हैं, मैं बोल लूं, भावनाओं को समझने का प्रयास ना करें। जो बोर्ड पे लिख दिया वहां से प्रश्न जरूर आएगा, वहां से क्या आएगा, प्रश्न पक्का आएगा, ये मेरा वादा है।
हास्य है। चलो मैडम की भावनाओं की कद्र कीजिए। अब देखिए आगे सेकंड नंबर पे है बूढ़ी काकी। सुन रखी है कहानी? बूढ़ी काकी ने क्या किया? विचित्र होली खेली। बूढ़ी काकी ने क्या किया? विचित्र होली खेली। आपने आज तक नहीं खेली होगी ऐसी होली खेली थी ना। बूढ़ी काकी ने क्या किया? विचित्र होली खेली, और इस होली के चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया? अपना घर ही जला दिया। बूढ़ी काकी ने विचित्र होली खेली और विचित्र होली खेलने के चक्कर में गृह दाह कर दिया, अपने घर को ही क्या कर दिया? जला दिया। अब इस क्या जला दिया? गृह। हाँ, आग से खेल रही थी, विचित्र होली थी, आग से होली खेल रही थी। अब इस हार में भी इनकी क्या हुई? हार की जीत हुई, और इस हार की जीत की परीक्षा में उन्होंने पूरी आप बीती लिख दी कि भाई मैं तो काम तो सही करने गई पर फोटो हो गयो। इन्होंने इस हार की जीत की परीक्षा में अपनी आप बीती लिख दी। हार की जीत की परीक्षा में आप बीती लिख दी। हार की, अभी थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन सेट हो जाएगी। हार की जीत की परीक्षा में क्या लिख दी? आप बीती लिख दी। अब ये अपने उद्धार के लिए, कौन? बूढ़ी काकी। ये उद्धार के लिए 1.25 सेर गेहूं, 1.25 सेर गेहूं, अपने उद्धार के लिए 1.25 सेर गेहूं लेकर शतरंज के खिलाड़ी के पास गई। शतरंज के, कोई कारीगर खन जाती तो फायदे में रहती। शतरंज के खिलाड़ी के पास गई, और जैसे ही शतरंज के खिलाड़ी के पास जाती है तो उसे वहां 2 जने मिलते हैं। एक कजाकी, आपने नाम सुना होगा, और दूसरा सुजान भगत। जाने पहचाने चेहरे आ रहे हैं ना। कजाकी और सुजान भगत मिला, लेकिन इन दोनों को, किन दोनों को? कजाकी और सुजान भगत को देखकर अलग्योझा ने पूस की रात को इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। हर चीज याद होती है। कुछ कहते हैं सर ट्रिक तो मैं घर ही बना ला, तो बना ले, बना ले। बना लेता तो अब तक कल्याण हो जाता। बूढ़ी काकी ने विचित्र होली खेली, और विचित्र होली खेलने के चक्कर में उसने गृह दाह कर दिया। अब हार की जीत की परीक्षा के चक्कर में उसने अपनी पूरी आप बीती लिख दी। उद्धार के लिए वो 1.25 सेर गेहूं लेकर शतरंज के खिलाड़ी के पास पहुंची। वहां उसे कजाकी और सुजान भगत मिले। उन दोनों को देखकर अलगोजा ने पूस की रात को क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ये इनकी यथार्थवादी कहानियां हैं। कैसी कहानियां हैं? यथार्थवादी कहानियां हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? अब सोचो, यहां से अगर प्रश्न आ जाए तो 101% अपना प्रश्न सही होगा। सबसे पहला यही रहता है कि भाई आपको फोकस पढ़ते समय यह करना पड़ता है कि प्रश्न कहां से निकलेगा, उसी चीज पर फोकस करना, क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है। इसीलिए मैं कई बार ग्रुप में भी देता हूं कि मैं आपसे ज्यादा मेहनत करता हूं कि आपको हाथों हाथ सेट करवा दूं रचनाएं। ऐसे हमें कितनी रचनाएं याद नहीं होती, लेकिन हमें मान लो जैसे बीच में एकदम से पूछ लिया कि नागार्जुन की रचनाएं बताओ, कौन सी? युग धारा, हजार हजार बाहों वाली, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखों से, सब्जी मंडी बना दी फड़ बाजार। प्यासी पथराई आंखों से क्या देखा? खिचड़ी विप्लव देखा हमने। तुमने कहा था चना जोर गरम, भस्मांकुर रत्न गर्भा से विवाह करता है, सिंदूर तिलांकित भात करवाता है। रविंद्र ने बादल को गिरते देखा, कब? अकाल और उसके बाद देखा था। ऐसा क्या कह दिया मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पुराने इस गुब्बारे की छाया में पुरानी जूतियों का कोरस बदल रहा हूं, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। तो ये सारी रचनाएं। और वो कुंभी पाक बना रही थी। कौन बना रही थी?
रतिनाथ की चाची कुंभी पाक बना रही थी, वरुण के बेटे को खाने के लिए बुलाया, आसमान में उग्र तारा उग गया था, उग्र तारा उग गया था, और ये नई पौध खराब हो रही है। बाबा बटेश्वर नाथ के पास गई, फिर गरीबदास के पास गई, फिर खमणिया के बाबा के पास गया, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम के पास गया, तब जाकर क्या हुआ? अभिनंदन हुआ। इतनी तो रचना है नागार्जुन की। कौन कहता है याद नहीं होता? सब याद होता है, याद करते ही नहीं हम। हाँ, ये मैंने उपन्यास के बताए, तो ये गद्य विधाएं अलग बताई है, वो उधर अलग बताया, लेकिन पहले याद तो हो, बाद में अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, बाद में हम अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए, सोत का परमेश्वर सज्जनता का दंड पाकर ईश्वरीय न्याय के लिए दुर्गा के मंदिर जाकर आत्मा का बलिदान दे दिया। कितने मिनट का, ये गड़बड़ नहीं हो जाए? हाँ, अभी तो 1 घंटा हुआ नहीं है, वरना मैं यूट्यूब पर अपलोड करता ही जाऊंगा ऐप पर भी नहीं होगा। चलिए, तो ये भी ट्रिक आपको समझ आ गई। बूढ़ी काकी ने क्या खेली? उस चक्कर में क्या कर लिया? हार की जीत की परीक्षा में क्या लिख दी? उद्धार के लिए क्या लिखकर गई? किसके पास गई? कौन मिले? उनको देखकर अलगोजा ने क्या किया? पूछ की रात को। बात खत्म। अब देखिए तीसरी ट्रिक, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आनंद आएगा। ठाकुर का कुआं। ठाकुर के कुएं पर बेटों वाली विधवा नशा करके चढ़ गई, है ना? ठाकुर के कुएं पर बेटों वाली विधवा नशा करके चढ़ गई। करो बातें। ठाकुर के कुएं पर बेटों वाली विधवा नशा करके चढ़ गई। अब क्या हुआ? बड़े भाई साहब को पता चल गया। बड़े भाई साहब को पता चला, उन्होंने उसे ईदगाह पर ले जाकर कफन उड़ा दिया। अच्छा, बड़े भाई साहब पहले ही चले गए, इसीलिए क्या हो गई? विधवा हो गई। ये भी बात सही, हो तो जेठ होता है, ये भी बात सही है, इसलिए यही फाइनल है। ठाकुर के कुएं पर बेटों वाली विधवा नशा करके चढ़ गई, बड़े भाई साहब ईदगाह ले जाकर उसे कफन उड़ा देते हैं कि जा, तू रोज रोज पंगा करती है ठाकुरों से और वो माथाफोड़ी करते रहते हैं, आज तेरे टंटो ही बिठाऊं। ये आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां हैं। बिल्कुल आदर्श, क्या करे हो? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। बड़ी शानदार ट्रिक है कि ठाकुर के कुएं पर बेटों वाली विधवा नशा करके चढ़ गई और बड़े भाई साहब ने ईदगाह पर ले जाकर कफन उड़ा दिया। बात ही खत्म, है ना? ये होता है आनंद। कौन कहता है हमें याद नहीं होता है? सब याद होता है, हैं? क्या कह रहे हैं? सब सुस हो रही है। अच्छा, एक देखो इसका फायदा देखो, हमें कहानियां तो याद हुई, साथ में इनको अलग अलग से और याद कर लिया। ये सबसे खास बात है, इनको क्या कर लिया? अलग अलग से और याद कर लिया। और हमें पता है इस टाइप के प्रश्न आते भी है, हमें यह भी पता है कि यहां से प्रश्न आते भी हैं। बात क्लियर है? तीनों ट्रिक याद रह जाएगी? बिना देखे बोल दोगे? बिना देखे बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? नीचे वाली तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठाकुर का कुएं पर बेटों वाली विधवा चढ़ गई, नशा करके चढ़ी थी, इसीलिए बेट बड़े भाई। मजाल है, पूरे राजस्थान में ऐसी ट्रिक कोई बना दे तो बना सकता है? सब बात। तो आपकी शाबाशी का वेट थोड़ी करूंगा क्या? अच्छा, दुर्गा के मंदिर, सोत का परमेश्वर सज्जनता का दंड पाकर ईश्वरीय न्याय के लिए दुर्गा के मंदिर जाकर आत्माराम का बलिदान कर दिया। दुर्गा के मंदिर तो गया कौन? परमेश्वर। बलिदान किसका किया? आत्माराम का किया, खुद का नहीं किया, आत्माराम का। तो ये आपकी आज की क्लास की एक रूपरेखा थी जो हमने बढ़िया तरीके से तैयार कर दी। अब हम कल से नोट्स लेकर हाथ में और बराबर सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे।
प्योर सेलेक्टेड मैटर है। देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं, टोटल विधाओं के जो नोट्स हैं 3 ही पेज में। कितने पेज में है? मेरे हाथ में जो नोट्स है 3 ही पेज में गद्य विधाओं के नोट्स हैं, और पिछले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में एक भी विधा ऐसी नहीं है जो इनसे बाहर है। लेकिन अब मैंने इन नोट्स को अपडेट करके 5-6 पेज का कर दिया है, तो भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि कहानी, निबंध, नाटक कितने का कर दिया? 6 एक पेज का कर दिया मैटर। इसलिए कर दिया क्योंकि फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखकर चलना है। केवल सेकंड ग्रेड को देने होते तो आज दे देता मैं, और इससे बाहर जाएगा भी नहीं, है ना। पर ये फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखकर कुछ बातें और लिखनी है इसमें, सॉरी ऐड की है, तो इसलिए बस मेरे नोट्स लेट इस चक्कर में होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त है, और ऑनलाइन यूट्यूब वालों को भी बड़ा अच्छा लगेगा आज।